हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड फ्यूचर पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ रैपिड रिवीजन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सो इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, लेट्स सी। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना अथॉरिटेटिव क्यों है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ही चलती है हमारे पूरे देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। हमने अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ प्रोविजन जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, तो कौन से देश से क्या लिया है, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करवा रही हूँ क्योंकि दिस इज अ रैपिड रिविजन एंड इंपॉर्टेंट है बहुत आपके एग्जाम के लिए। सो लेट्स बिगिन विद योर चैप्टर। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है, एक ब्लैक कलर का डॉक्यूमेंट जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जिसके आधार पे हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश चलता है। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी स्पेसिफाइड है कि किसके पास कितनी पावर है, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास कितनी पावर है, इवन हम लोगों के पास कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। लोगों के बीच का और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप भी कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करता है, रेगुलेट करता है। लोग कैसे अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे, कैसे लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, गवर्नमेंट की क्या पावर है, गवर्नमेंट कैसे लॉज बनाएगी, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम एक सोशल एनिमल है, यानी कि हम लोग एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर सिर्फ हम तो नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। सभी लोगों के विचार बहुत अलग होते हैं। इन अलग विचारों के कारण सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना तो बहुत आम बात है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लोगों को रोकता है लड़ने से, भाई बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं जिसे ना सिर्फ मुझे बल्कि सबको फॉलो करना होगा। सब लोग फॉलो करेंगे तो भाई कैसे लड़ाई होगी, कोऑर्डिनेशन होगा ना सोसाइटी में। और अगर कोई पर्सन नहीं फॉलो करेगा तो उसे पनिश भी किया जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल से हम लोग काम करते हैं, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, कम्युनिटी के अंदर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, एंड स्टेट को भी चलाया जाता है थ्रू द लॉज, थ्रू द रूल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर ज़रूरत क्या है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही हम सभी लोग जो हैं कोऑर्डिनेट हो पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स देता है जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये एश्योरेंस भी देता है कि ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ कहने का रूल्स नहीं है, इनको फॉलो भी किया जाएगा। दीज रूल्स आर लीगली एनफोर्सेबल, एंड अगर कोई पर्सन नहीं फॉलो करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। सेकेंड फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट ये स्पेसिफाई करता है पावर इन आर सोसाइटी कि किसके पास कितनी पावर है, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास, जुडिशरी के पास। तो ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। सारी पावर्स का डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी, किसके पास डिसीजंस लेने का हक होगा, कौन लॉज बनाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट जो है लॉज पॉलिसीज बनाएगी, एंड इवन पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होगी वो चीज़, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। यानी कि हर एक चीज़ ये कैसे फॉर्म होगी, किसके पास कितनी पावर है, क्या प्रोसेस होगा, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ इज मेंशन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ना थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ये लिमिट सेट करता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक चीज़ को बैलेंस किया है, इसी वजह से उसे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस भी सेट की है। गवर्नमेंट को पावर दी है तो इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, हमें भी तो पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कैसे, हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिसे चाह के भी गवर्नमेंट वॉलेट या फिर ट्रेसपास नहीं करती है, नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती है, जैसे कि इमरजेंसी की सिचुएशन में गवर्नमेंट कुछ फंडामेंटल राइट्स को जो है वॉलेट कर सकती है।
फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ये गवर्नमेंट को एनेबल करते हैं टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ जस्ट सोसाइटी। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी पावर दी है हमारी गवर्नमेंट को कि वो हम लोगों की एस्पिरेशंस को, हमारी जो चाहतें होती हैं उनको फुलफिल कर पाए, किसी इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की जो चाहत है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी सोसाइटी क्या चाहती थी, जो माइनॉरिटी लोग थे वो क्या चाहते थे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी कास्ट के पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, क्यों भाई, कास्ट एक डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन रहा है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके। ठीक है, सो ये क्या है भाई, ये सिर्फ एक पर्सन का तो गोल नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की एस्पिरेशन है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है हमारी गवर्नमेंट को कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके और सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी बना सके। देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी भी देता है। भाई कैसे, हम सभी लोग एक देश का पार्ट है, हम एक कलेक्टिव एंटिटी है। ये फीलिंग कब आती है, जब पूरे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन हम सब फॉलो कर रहे हैं, हम सभी लोगों के पास सेम रूल्स हैं, सेम लॉज है, सेम राइट्स हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम एक ही देश के पार्ट हैं। तो ये एक आइडेंटिटी भी देता है हम लोगों को। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी देता है, यानी कि हम सभी लोग सेम फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करते हैं, सेम लॉज को, सेम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये हमें एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, ये हमें एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सिटीजन्स को क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें वॉलेट नहीं करनी चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद अ मॉरल आइडेंटिटी। नाउ मूविंग टू द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या अथॉरिटी होती है। ठीक है, सो ये मैं आपकी बुक से डिस्कस कर रही हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जिसके हिसाब से एक देश चलता है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर हर एक चीज़ मेंशन्ड है और उसके हिसाब से हमारा देश चलता है, हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। उनके पास एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखो, उन्होंने टाइम के साथ साथ बहुत सारे एक्ट्स पास करे जिन्हें एज अ प्रोविजन वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं आज भी। ठीक है, और उसी चीज़ को वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन उनके वो जो सारे एक्ट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर कंपाइल्ड नहीं है, जिसके वजह से हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए के पास, इंडिया के पास, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके के पास। ठीक है, समझ में आया। नाउ, हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बना था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको इलेक्ट किया गया था व्हेन इंडिया वाज अनडिवाइडेड, यानी कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था उस टाइम पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कर दिया गया था। एंड इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, बिफोर द पार्टीशन, एंड दूसरी मीटिंग हुई थी आफ्टर द पार्टीशन ऑन 14 अगस्त 1947। ठीक है, सो ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड ये जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी ये एस्टेब्लिश करी गई थी 1935 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वॉज बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था उसके हिसाब से ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया गया था। नाउ, कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वो पहले अपॉइंट किए गए थे एज अ टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट चेयरमैन बना दिया था इस असेंबली का। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस रेजोल्यूशन के अंदर सारी एस्पिरेशंस और वैल्यूज़ ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस लिखी हुई थी। जो हमारा प्रेम्बल है ना, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं वो प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को दिखाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी मेजर्स को, इन वैल्यूज़ को फॉलो करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चेयरमैन बना दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, एंड ये जो था ये सबमिट किया गया था 22 जनवरी 1947 को बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
एंड इसके अंदर बताया गया था कि इंडिया जो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे, ठीक है। एंड इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था बनने के लिए। एंड आज के टाइम पे हमारे पास लगभग 448 आर्टिकल्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड देयर आर 12 शेड्यूल्स। पहले 8 शेड्यूल्स थे लेकिन अब 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। एंड अभी तक लगभग 106 अमेंडमेंट्स जो हैं हो चुके हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नाउ सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ उठाया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया है। सो इतना आसान भी नहीं होता हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करना और उसको देखना कि ये चीज़ हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चलेगी या नहीं चलेगी। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे मेजर सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो ये जो एक्ट था ये एक बहुत बड़ा एक्ट था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से लगभग 250 प्रोविजंस हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेजर सोर्स है। सो इससे हमने फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की है। लगभग 250 प्रोविजंस वर बोरोड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नाउ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ का आइडिया, देन रोल ऑफ स्पीकर इन द लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग मेथड, तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बोरो किया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, बेसिकली ये वेलफेयर मेजर्स होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, तो ये हमने जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। एंड जो नॉमिनेशन है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का एंड जो इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है, सो दीज आर बोरोड फ्रॉम आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक ये जो चीज़ें हैं दीज आर बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। सो वहाँ से हमने जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है कि भाई देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये चीज़ हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रोविजंस अलग अलग जगह से बोरो किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इमिटेशन, ये सिर्फ कॉपी नहीं है भाई। ये हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करना और ये देखना कि ये चीज़ें जो है हमारे देश के लिए सुटेबल होंगी या नहीं, ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, ठीक है। सो हर एक प्रोविज़न जो भी हमने बाहर से लिया है वो एज इट इज़ हमने नहीं ले लिया, हमने ये देखा है कि कैसे ये हमारे देश में सूटेबल होगा, क्या ये हमारे देश के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन से मैच कर रहा है, क्या ये हमारे देश में चलेगा या नहीं चलेगा। तो हर एक चीज़ को अच्छे से हमने एनालाइज किया, जब उनको बाद में जब उन प्रोविजंस को अडेप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फ्रेमर्स थे जिनके आइडियाज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द वॉलमनियस लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर अलग अलग ओपिनियंस, हर एक जगह, हर एक कास्ट, हर एक माइनॉरिटी, सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है। So moving on to the next topic, that is mode of promulgation. So basically I am here referring to the NCERT. So page number 11 आप open कर सकते हैं। mode of promulgation का क्या मतलब है? Basically how constitution came into being, कैसे it was announced in the country that there is a constitution now and ये आर्टिकल्स हैं, ये लॉज हैं। सो कैसे ये सब कुछ हुआ था। देखो, सभी कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं सफल नहीं रहते हैं, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट रह जाते हैं बिकॉज दे वर क्रिएटेड बाय ईदर अ मिलिट्री लीडर या फिर एक ऐसे लीडर ने उसे बनाया होता है जो कि इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन जो भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल वंस। वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? बिकॉज दे आर क्रिएटेड आफ्टर अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशंस केम इनटू बीइंग। सो इसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। देखो भाई, हमारे लोगों को पता था कि हमने कितना कुछ सहा है, ब्रिटिशर्स के अंडर हमारा क्या हाल था, एकदम से उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, हमें फ्रीडम मिल गई, तो लोग वर वेरी एक्साइटेड, लोगों ने आराम से उस चीज़ को फॉलो अप किया, एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। समझ में आया?
ऑल्सो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर साउथ अफ्रीका का या यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर मेड आफ्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। एंड ये पॉपुलर लीडर्स ने मिलकर बनाए हैं। इस वजह से लोगों को पता था कि ये लीडर्स हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशंस बिकेम मोर सक्सेसफुल इन दिस वे, ठीक है। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थे ये इस वजह से भी सक्सेसफुल हुए बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थे ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे, बल्कि इसके अंदर हर एक सेक्शन के ओपिनियंस को, आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया है। दैट्स वाई ऑल्सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम मोर सक्सेसफुल। समझ में आया? नाउ सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अनदर टॉपिक जो कि पेज नंबर 12 पे नीचे दिया गया है। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन कब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है? रेफर टू पेज नंबर 13 ऑफ योर एनसीईआरटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन जब इतने सक्सेसफुल होते हैं जब लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। लोगों को भी तो कोई रीज़न चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का। सो जब एक कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेजॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देगा तो वाई माइनॉरिटी पीपल विल एक्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर उन लोगों को जिनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिली है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल दलित्स, SCs, तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिली है। दैट्स वाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम दैट सक्सेसफुल। समझ में आया? अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसे बहुत इन्फीरियर लग रहा है कि हमें तो भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, हमारे हित में तो कोई बात की ही नहीं गई है, तो दैट ग्रुप विल नॉट फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफंक्ट रह जाते हैं। समझ में आया? सो एक कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल होने के लिए सभी लोगों के आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करना होता है, सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है। सो दीज सब्सटेंटिव प्रोविजंस मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन मोर सक्सेसफुल। नाउ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, तो ये भी आपके पेज नंबर 13 पे ही मेंशन्ड है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दे आर सबवर्टेड, ठीक है। मतलब कई बार इन कॉन्स्टिट्यूशन को दबा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। जो ग्रुप्स चाहते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी हो, हमारी मोनोपोली हो पूरे देश के अंदर, तो वो जो है इन कॉन्स्टिट्यूशंस को हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मिलिट्री कूज हो जाते हैं कुछ किन्हीं देशों के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है, बांग्लादेश के अंदर भी हुआ है, तो ये अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस बना लेते हैं अपनी मोनोपोली के लिए, ठीक है। सो जो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनमें पावर का डिवीजन बहुत इंटेलिजेंटली किया होता है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है ऑटोनॉमी नहीं दी होती है, हर एक सेक्शन को प्रॉपर पावर दी होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर हुआ है। सिर्फ सेंटर को ही पावरफुल नहीं बनाया गया है, उसकी ऑटोनॉमी हो जाएगी तो सब कुछ सेंटर के हिसाब से चलेगा, इसी वजह से स्टेट को भी पावर दी है, लोकल लेवल्स पे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। समझ में आया? सो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लोकल लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी ऑल्सो, सो ये आप बताएंगे। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल पावर का डिवीजन हुआ है। ऑल्सो कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन इलेक्शन कमीशन है। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आर ऑल्सो दैट इम्पॉर्टेंट, ताकि हमारा एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन रहे, ठीक है। यानी कि एक हाथ में पावर का ऑटोनॉमी या मोनोपोली ना हो जाए, ठीक है। सो ऐसे इंटेलिजेंट डिवीजन होता है तो आराम से ऐसे चेक और बैलेंस का सिस्टम बनेगा, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक राइट बैलेंस होना चाहिए, सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स एज अथॉरिटेटिव एंड एट द सेम टाइम अलाउज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशंस टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही ज़्यादा रिजिड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, या फिर इतना ईजी भी नहीं होना चाहिए कि फट से कोई भी नया लीडर आया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
यानी कि देखो भाई, टाइम के साथ साथ जो है चेंजेस आते रहते हैं, उन चेंजेस को एड्रेस करने के लिए अमेंडमेंट्स करने होते हैं। सो वो अमेंडमेंट्स हो सके इस वजह से भी एक प्रॉपर पावर का डिवीजन होना चाहिए, ना ही ज़्यादा रिजिडिटी होनी चाहिए कि कोई अमेंडमेंट आ ही ना सके, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एकदम से चेंज हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ में भी एक बैलेंस होना चाहिए। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही ज़्यादा रिजिड है, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। समझ में आया? नाउ प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन का क्या मतलब है? डेलिबरेशन का मतलब होता है डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इंक्लूसिव, ठीक है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेलिबरेट करके बनाया गया था, यानी कि ऐसे ही कुछ भी ऐड नहीं कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई भी प्रोविजन जो हमने इवन दूसरे देश से भी लिया उसके ऊपर भी एक प्रॉपर डिबेट हुई थी, ठीक है। प्रॉपर डिबेट हुई थी, प्रॉपर डिस्कशन हुआ था, जिसके बाद वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई थी। तो एक प्रॉपर डेलिबरेशन या डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि डाइवर्स ओपिनियंस को रखा जा सके और देखा जा सके, एनालाइज किया जा सके कि ये प्रोविजन हमारे देश के लिए सही होगा या नहीं। सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वॉज मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिबरेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दैट वॉज एंगेज इन अ लॉट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। इसी वजह से जो है इतना टाइम भी लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट इनहेरिटेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को इसने इनहेरिट किया है, यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट की झलक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिली है। सो ये जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोग थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शनड इफ देयर वाज नो बैकग्राउंड कंसेंसस और द मेन प्रिंसिपल्स द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एनश्राइन, ठीक है। सो लोगों के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लोग थे, जो एंगेज थे, जो फ्रेमर्स थे बेसिकली, उनके अंदर भी कुछ सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर कंसेंसस था कि हाँ इन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्रेम्ड, ठीक है। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया गया था आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। एंड उसके अंदर जो हमारा जो स्ट्रगल था, नेशनलिस्ट मूवमेंट था, उसके अंदर जो वैल्यूज़ थी कि भाई इन वैल्यूज़ पे हम अपना स्ट्रगल लड़ेंगे, तो उन वैल्यूज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह मिली है। समझ में आया? सो दिस यू शुड कीप इन माइंड। एंड यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है होता है कंप्लीट। सो होपफुली सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया है बेसिकली। सो नाउ यू कैन प्रैक्टिस द एक्सरसाइज एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्विक रिविजन में। सो टिल देन थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो लाइक करना चाहते हो सो यू कैन लाइक द वीडियो। एंड ये सारी स्लाइड्स आपको मिल सकती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मैं नोटिफिकेशंस पोस्ट सब कुछ डालती हूँ, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।